सन 1892 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने राजनीति में एक बहुत ही छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और वो भी भारत की राजनीति में नहीं, ब्रिटेन के राजनीति में। दरअसल दादा भाई नौरोजी के लिए उन्होंने वार्ड स्तर पर चुनाव प्रचार किया था। एक जोशीले युवक के रूप में इन चुनावों में मोहम्मद अली जिन्ना ने जमकर मेहनत की थी और दादा भाई नौरोजी ये चुनाव जीत भी गए थे। 1892 में ब्रिटेन की राजनीति में उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी की लहर थी, और इस लहर में विलियम ग्लैडस्टोन चौथी बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। विलियम ग्लैडस्टोन इससे पहले 1868 से 1874, फिर 1880 से 1885 और फिर कुछ समय के लिए 1886 में प्रधानमंत्री रह चुके थे। इसके बाद वे 1892 से 1894 तक प्रधानमंत्री रहे थे, और 1892 की इसी उदारवादी लहर में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए सदस्य चुने गए। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। सेंट्रल फिन्सबरी से लिबरल दल के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और मात्र 3 वोटों के मामूली अंतर से दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। बेहद कम वोटों के अंतर से चुनाव जीतने के कारण दादा भाई नौरोजी के साथ ही उन्हें मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी कहते थे। दादा भाई नौरोजी के लिए इस चुनाव प्रचार के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सबक सीखा वो उन्हें जीवन में आगे बहुत काम आया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान कंजर्वेटिव पार्टी के नेता लॉर्ड सैलिसबरी, जो कि 1892 में विलियम ग्लैडस्टोन के प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रधानमंत्री थे, उन लॉर्ड सैलिसबरी ने चुनाव प्रचार के दौरान दादा भाई नौरोजी को काला आदमी कहकर अपमानित किया था। इस नस्लवादी टिप्पणी ने हालांकि दादा भाई नौरोजी को चुनाव जीतने में मदद ही की, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जैसे भारतीयों के मन में इससे ठेस पहुंची। उन्हें ये समझ में आने लगा कि ब्रिटिश सरकार रंग भेद में किस हद तक डूबी हुई है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी 1855 ईस्वी से ही लंदन और लिवरपूल में अपना फर्म चला रहे थे। दादा भाई नौरोजी ने अपना पूरा जीवन भारत में और उससे भी ज़्यादा ब्रिटेन में सक्रिय रहकर भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में, उनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों की मांग के लिए और भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए लगा दिया था। नौरोजी की प्रेरणा से ही मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में आए थे, और उन्हीं की प्रेरणा से जिन्ना भारत लौटकर उदार राष्ट्रवादी के तौर पर राजनीति में सक्रिय होकर कांग्रेस के सदस्य बने थे। जब लॉर्ड सैलिसबरी ने दादा भाई नौरोजी को काला आदमी कहा तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि दादा भाई नौरोजी तो उनकी तुलना में अति गोरे रंग के हैं। जब दादा भाई नौरोजी को वे काला आदमी कह सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि वे रंग भेद, नस्लीय भेदभाव से पीड़ित हैं, और इस नस्लीय भेदभाव से पीड़ित होने के कारण भारतीयों के हितों के बारे में वे अधिक उदारतापूर्वक कभी नहीं सोच सकते। इसलिए ज़रूरी है कि राजनीति में सक्रिय होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया जाए और अपने अधिकारों की मांग की जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसके दूसरे अधिवेशन की यानी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और वे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना उनकी प्रेरणा से कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। सन 1893 के आसपास आयरलैंड में होम रूल का सवाल बहस के केंद्र में था। सन 1894 में आयरिश संसदीय दल के सदस्य अल्फ्रेड बेब मद्रास में होने वाले कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए।
यानी वर्ष 1894 में मद्रास में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता आयरिश संसदीय दल के नेता अल्फ्रेड बेब ने की। मोहम्मद अली जिन्ना पर अल्फ्रेड बेब के भाषणों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। यहाँ यह उल्लेख करना भी बहुत दिलचस्प है कि अपने लंदन प्रवास के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने न केवल कानून की पढ़ाई की, बल्कि रंगमंच और साहित्य में भी दिलचस्पी लेकर काफ़ी कुछ सीखा, जो भविष्य में उनके काफ़ी काम आया। लंदन में जिन्ना ने कुछ समय के लिए एक थिएटर कंपनी में भी नौकरी की थी। दरअसल अभिनय करना जिन्ना का एक प्राथमिक शौक था और रंगमंच एवं अभिनय के लिए जिन्ना काफ़ी गंभीर थे। थिएटर में नौकरी पाने के बाद जिन्ना बहुत खुश हुए थे और उन्होंने ये खुशखबरी अपने माता पिता को पत्र लिखकर दी और उनसे उनका आशीर्वाद मांगा। लेकिन जिन्ना के पिताजी ने उन्हें धिक्कारते हुए थिएटर में नौकरी करने से, अभिनय करने से मना कर दिया, जिसके बाद जिन्ना को अपने अभिनय करने का फैसला बदलना पड़ा। लेकिन संभवतः जिन्ना की जिंदगी की यह आखिरी घटना थी जब उन्होंने अहम मसले में दबाव में आकर अपना निर्णय बदला हो। अभिनय छोड़ने के बाद जिन्ना का मन बहुत आहत हुआ और निसंदेह जिन्ना पहले की तुलना में अधिक दृढ़ निश्चयी या कहें जिद्दी बन गए। अभिनय करने की शैली उनकी जीवन शैली बन गई। जिन्ना जब अदालतों में नाटकीय जिरह करते थे और जज या ज्यूरी के सामने उनका अलग से बोलने का अंदाज देखकर लोग अक्सर कहा करते थे कि वे पैदाइशी एक्टर हैं। और अपनी इस खूबी के बदौलत जिन्ना आगे चलकर जब अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से बात करते थे तो यद्यपि वे बाकायदा गंभीर होते थे, फिर भी सामने वाला प्रतिद्वंदी यह मानने की गलती कर बैठता था कि वे सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। जिन्ना के युवा अवस्था के बारे में एक और बात, लंदन रवाना होने से पहले ही जिन्ना की शादी हो चुकी थी। मोहम्मद अली जिन्ना के बचपन का नाम था मामद। मोहम्मद अली जिन्ना के पिताजी का व्यापार 1890 ईस्वी तक काफ़ी चमक चुका था। उनके पास घोड़ों के कई अस्तबल और खूबसूरत बगिया थी। जिन्ना के वालिद की फर्म का कराची की प्रमुख ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी डगलस ग्राहम एंड कंपनी के साथ नज़दीकी ताल्लुक था और इसी एजेंसी के जनरल मैनेजर सर फ्रेडरिक ली क्राफ्ट ने जिन्ना को लंदन भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर फ्रेडरिक मामद को पसंद करते थे और उनकी प्रतिभा का कद्र करते हुए उन्होंने सन 1892 में एक प्रशिक्षु के तौर पर लंदन स्थित अपने होम ऑफिस में जिन्ना के नाम की सिफारिश की। लंदन के लिए लिखी गई इस सिर्फ एक चिट्ठी ने युवा जिन्ना को कराची के क्षेत्रीय माहौल से निकालकर ब्रिटिश शाही इलाकों में पहुंचा दिया। लेकिन मामद यानी जिन्ना की मां को जब इस बात का पता चला कि उनके जिगर का टुकड़ा लंदन जाने की तैयारी कर रहा है तो उन्होंने सख्त ऐतराज़ किया। मामद यानी जिन्ना की बुआ मुंबई रहती थी और मामद जब अपने बुआ के यहाँ जाते थे तो ही जिन्ना की माँ को वह काफ़ी दूर और काफ़ी लंबे बिछोह वाला लगता था। लेकिन जिन्ना कराची की तुलना में मुंबई में रहना अधिक पसंद करते थे। लेकिन अब जबकि जिन्ना लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे, वो भी अकेले और वह भी कम से कम 2 साल के लिए, तो जिन्ना की माँ इसके लिए कदापि तैयार नहीं थी। लेकिन जिन्ना मन बना चुके थे और आखिरकार जिन्ना की माँ ने हथियार डाले, लेकिन एक शर्त पे। जिन्ना की माँ को आशंका थी कि युवा और खूबसूरत जिन्ना जब अविवाहित लंदन जाएंगे तो वहाँ कोई लड़की उन्हें पसंद न कर ले और वहाँ वे किसी गोरी लड़की से शादी न कर ले। इस वजह से ब्रिटेन जाने से पहले उन्होंने जिन्ना को शादी करने के लिए कहा और इंग्लैंड जाने की कीमत के तौर पर जिन्ना एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आचरण करते हुए शादी के लिए तैयार हो गए थे।
जिन्ना के लिए जो दुल्हन ढूंढी गई थी वह थी इमी बाई। इमी बाई की उम्र उस समय 14 साल की थी। जिन्ना और उनकी दुल्हन के लिए हर बात का फैसला रिश्ता तय करने वालों ने और उनके माँ बाप ने किया। ये लगभग वैसा ही था जैसा 19वीं शताब्दी में बाल विवाह करने वाली अन्य शादियों में होता था। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना की उम्र भी बमुश्किल 16 साल रही होगी। दुखद बात यह रही, जिन्ना के पास अपनी दुल्हनिया इमी बाई के बारे में जानने के लिए वक्त भी नहीं था और शादी के कुछ दिन बाद ही जिन्ना पानी के जहाज़ पर चढ़कर ब्रिटेन चले आए। उनके लंदन से लौटने से काफ़ी पहले ही इमी बाई का निधन हो गया। साथ ही साथ जिन्ना की माँ भी उनके लंदन से भारत लौटने से पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उनकी माँ और संभवतः उनकी पत्नी के भी निधन की जानकारी जिन्ना को अपने पिता के उसी पत्र से मिली जिस पत्र में उन्होंने जिन्ना को अभिनय करने से मना किया था और इसके लिए उन्हें धिक्कारा भी था। जिन्ना ने सन 1896 ईस्वी में अपनी सनद के लिए अर्जी लगाया और अब वे अपनी घर वापसी के लिए तैयार थे, पर उनकी इच्छा कराची जाने की नहीं थी। कराची में अब ऐसा कुछ नहीं रह गया था जो उन्हें खींच पाए, जो उन्हें बांध कर रख पाए। इसलिए लंदन छोड़ने से पहले उन्होंने बैंक खाते की बची हुई रकम बम्बई के नेशनल बैंक ऑफ इंडिया में अपने नाम से खोले गए नए खाते में डाल दी थी। 15 जुलाई 1896 को उन्होंने अपना काम निपटाया और भारत लौट आए। वे कुछ दिन कराची में रहे और उन्होंने तय कर लिया कि वे बम्बई को ही अपना अस्थायी घर बनाएंगे। उनके पिता उन्हें लंदन से बुलाने में कामयाब तो ज़रूर रहे, पर कराची में रहने के लिए वे मजबूर नहीं कर पाए और कराची जिन्ना का घर भारत के विभाजन के बाद ही बन पाया। और वो भी जब दूसरी बार भारत के विभाजन के बाद जिन्ना कराची रहने गए तो बहुत थोड़े दिन ही रह पाए, क्योंकि भारत विभाजन के कुछ समय बाद ही जिन्ना के मुंबई से कराची लौटने के कुछ समय बाद ही 11 सितंबर 1948 को जिन्ना का निधन हो गया। और अब आखिर में वही बात, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।